हे गाइस, हाय। पिछले 15 साल में ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड से आए हुए 4 टाइम्स मोस्ट रिपीटेड, 5 टाइम्स रिपीटेड, 6 टाइम्स रिपीटेड सवाल में करवाने वाला हूं। हाँ जी, ऐसे भी सवाल है जो पिछले 10 से 15 साल में 6 बार आए हुए हैं, समझ रहे हो आप। और कुछ सवाल है जो 5 बार आए हुए, कुछ सवाल है जो 4 बार है। 4 बार से जो कम बार रिपीट हुआ है ना, मैंने उनको लिया भी नहीं है, क्योंकि भाई 4 बार अगर कोई सवाल आ जाता है, 5 बार 6 बार आ जाता है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वो होगा। और अगर ये सवाल आप कर पाते हो तो फिर दूसरे सवाल आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मतलब मोस्टली क्या है कि ह्यूमनाइज चैप्टर जो है ना बहुत छोटा सा है, और उसमें भी कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सवाल आपको बोर्ड्स में आते हैं वो कवर मैं अभी कर रहा हूं। तो यू विल नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू एक्चुअली कवर फ्रॉम दिस चैप्टर। आइडिया मिल गया आपको, समझ में आ गई। चलो फिर शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बस मुझे 1 सेकंड देना, एक बार बल्ले बल्ले बोल से जाना बच्चों, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस पूरे सेशन का आपको टेलीग्राम में नोट्स चाहिए तो अभी कभी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस में शुरू करने वाला हूं। पहले ये रहा आपके सामने, और जो 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होगा हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। मतलब पिछले 10 साल में 6 बार रिपीटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 साइंस होगी, है ना। तो 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपको 2009, 13, 17 और 21 में आया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 4-4 साल के गैप में, मतलब सीबीएसई हमेशा पैटर्न बना ही देता है, 4-4 साल के गैप में आई हुई है सवाल। एक्सप्लेन व्हाई द सन इज विजिबल फॉर अ फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर इट सेट्स। आपका सन जो है सेट होने के बाद भी 2 मिनट पहले क्यों दिखता है? सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा इसमें? इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको ये लिखना है। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि आपका ये मान लो कि आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का होराइजन है, ठीक है, बराबर। ओके, मजा आ गया। और ये रहा आपका सन, ठीक है। अब सन जो है वो अस्त हो चुका है, वो सेट हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी वो सन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि बेटा हमारे जो अर्थ है, अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है ना। तो जब सन की जो रोशनी है वो हमारे अर्थ पे पहुंचेगी, देखो सन अस्त हो चुका है, हमारे नजर से नीचे जा चुका है, लेकिन जब सन की रोशनी हमारे अर्थ पे पहुंचेगी, अगर वो अस्त हो जाता है फिर भी सन की रोशनी हमारे आंख मतलब एटमॉस्फेयर में तो आई गई। तो एटमॉस्फेयर में जब वो रोशनी आती है तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है। और हमारी आंखें जो होती है ना, एक नंबर की बेवकूफ होती है। उन्हें लगता है कि भाई जहां से रोशनी आ रही है वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो रोशनी मेरी आंखों तक आई, मुझे लगेगा कि भाई मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई जहां सन अस्त हो चुका है, एक्चुअली मुझे मेरे आंखों से दिखता है कि नहीं, सन डूबा नहीं है अभी तक, सूरज डूबी नहीं है अभी तक, सूरज अभी भी होराइजन के ऊपर है। और ये फिनोमेना क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये जैसे आप देख सकते हो 4 बार ये आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ डू यू पुट इट इन स्टेटमेंट्स? आपको बस इतना लिखना है कि दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द लाइट फ्रॉम द सन बेंड्स एज इट पासेस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मेकिंग द सन अपीयर अबव द होराइजन इवन आफ्टर इट हैज सेट। इसके ऊपर एक और सवाल ये आ सकता है आपको कि भाई कितना देर और एक्स्ट्रा दिखाई देती है हमें सन? आप बोलोगे सर 2 मिनट और दिखाई देती है ना। तो सन अस्त हो चुका होता है, फिर भी 2 मिनट तक हमें सूरज दिखाई देती रहती है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच इज व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। प्लैनेट स्टार्स की तरह ट्विंकल क्यों नहीं करती है? ये एनसीईआरटी का सवाल है। 2008, 12, 15 और 19 में आ चुका है। ये भी 4-4 साल के गैप में ऑलमोस्ट आ ही रही है। 4 फिर 3 हो गया, 2008 से 12 4 साल, 12 से 15 3, 15 से फिर 4, 19। तो यानी कि भाई समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कितना है ये। So why do planets not twinkle like stars? Planets इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि planets जो है हमारे अर्थ के बहुत करीब है, और जो स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो इस डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो स्टार्स होती हैं वो हमें एक सिंगल बल्ब की तरह दिखाई देती है। मतलब समझ रहे हो, सिंगल बल्ब, कि सिंगल बल्ब ऑन हुई ऑफ हुई, ऑन हुई ऑफ हुई, तो हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन जो हमारा प्लैनेट होता है, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बहुत करीब है, तो वो एक सिंगल बल्ब की तरह नहीं, वो मल्टीपल बल्ब्स की तरह दिखाई देंगी। मतलब कि मान लो कि आपके पास ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भाई? 10 बल्ब है। ऐसे हमारे प्लैनेट में हम जब खड़े हैं अर्थ में, तो हमें बाकी प्लैनेट्स ऐसे दिखाई देते हैं। जब इनमें इन 10 बल्ब से रोशनी आएगी तो हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद हमारी आंखों में ऐसा लगेगा कि यार हमेशा 5 बल्ब ऑन है और हमेशा 5 बल्ब ऑफ है।
मतलब ये हुआ, हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई क्यों देती है? स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देती है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब स्टार्स की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट करके, तो कभी कभी 100% की रोशनी पहुंचती है, कभी कभी 20% की, कभी 50 की, कभी 70 की, कभी 80 की, कभी 90 की। तो हमेशा जो सूरज की रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है वो बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती है। तो हमें लगता है कि अच्छा तो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकलिंग का मतलब होता है ना कि लाइट की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट हो रही है, बात खत्म। जैसे दिवाली की लाइट्स होती है वो भी ट्विंकल ही करते हैं। अब प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करेंगी? क्योंकि प्लैनेट से जो रोशनी आ रही है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद हमारे आंखों तक मोस्टली 50% रोशनी छोड़ जाती है। समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट के बहुत ज्यादा करीब है, हमारे अर्थ के बहुत करीब है, और स्टार्स बहुत दूर है। इसलिए स्टार एक सिंगल बल्ब की तरह लगती है जिसकी लाइट हमारे आंखों में पहुंच के फ्लक्चुएट करती है, और ये प्लैनेट एक सिस्टम ऑफ बल्ब्स, एक सिस्टम ऑफ लाइट सोर्स की तरह लगती है जो फ्लक्चुएट करने के बाद भी 50% का इंप्रेशन हमारे आंखों में छोड़कर जाती है। ये है आपका रीजन, और इसको हमें लिखना भी ऐसे ही है। Planets do not twinkle because they are closer to Earth, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, and appear as extended sources of light, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ, यहाँ पे एक्सटेंडेड के बदले मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट भी लिख सकते हो। The multiple rays of light from different points of a planet's surface average out and the effects of atmospheric refraction making the light steady। बस सिंपल, ठीक है। अपनी भाषा में लिखोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज रिपीटेड 4 टाइम्स इन 2006, 9, 12 एंड 17, यानी कि पहले 3 साल के गैप में, और 2012 के बाद सीधा 2017 में आया हुआ है ये। तो आप देख सकते हो सेशन में टॉपिक लगी हुई है कि भाई 10 साल के सवाल है, मैं इनफैक्ट 15 साल के सवाल करवा रहा हूं आपको, इसलिए आप देखो 2006 तक के सवाल मैंने दिए हुए हैं, 2006, तो ये 15 साल से भी ज्यादा हो गया ना। हाँ यार, हम तो 2024 में 2014 6, अरे ये तो 18 साल पुराने सवाल भी ला रहा हूं मैं आपके सामने, 18 साल पुराने सवाल। ओहो क्रेजी यार। देखो, व्हाट इज मेंट बाय द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, ये तो हम जानते हैं। सबसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है भाई? 25 सेंटीमीटर, सबसे नजदीक हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नियर पॉइंट है, ये क्या है? ये नियर पॉइंट है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है कि आप जितना नजदीक देख सकते हो बिना आंखों में कोई स्ट्रेन के, है ना। जैसे आपने यहां पर हाथ रखी, मैं आराम से देख पा रहा हूं, मेरे आंखों में कोई दर्द नहीं हो रही, यहां रखूंगा तब भी दिखेगी, बट मेरे आंखों में थोड़ा दर्द होने लगेगा, करेक्ट है। तो द लीस्ट डिस्टेंस एट विच वी कैन सी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ आवर आईज without any strain in our eyes is what we call least distance of distinct vision, and for a normal human being it is 25 centimeter, है ना। तो what is the value for a normal human eye? 25 centimeter। तो ये बात होगी हमारी, डेफिनेशन भी हो गया, बात भी हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। The least distance of distinct vision is the minimum distance from the eye at which an object can be seen clearly without strain। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोलोगे सर मैं तो 5 सेंटीमीटर पे देख सकता हूं, बिल्कुल भाई मैं भी देख सकता हूं, लेकिन आंखों में दर्द सबको होगा ना। For a normal human eye, this distance is 25 सेंटीमीटर। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द फोर्थ क्वेश्चन। बाय द वे गाइस, अगर अब तक मजा आ रहा है तो बल्ले बल्ले बोलते जाना चैट में, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला था, इस वीडियो में भी प्यार मिलेगा, तब जाकर हम जल्दी से आपके लिए कौन से चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लाएंगे। 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अभी तो लाइट का हो चुका है, ह्यूमन आई चल रही है, लेट्स सी कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या गुलगुलाते हैं, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स अपीयर हायर इन द स्काई देन देयर एक्चुअल पोजीशन। इसका भी जो रीजन है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है ना। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो मान लेते कि हमारा गोला कहाँ है, ये हमारा गोला, गोले के ऊपर हम, और हम सबके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इसके ऊपर हमारी रोशनी स्टार की, ये रही स्टार 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 स्टार, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहां से भाई आई रोशनी सूरज की, या सूरज भी तो स्टार है ना हमारा, ठीक है। तो ये है स्टार की रोशनी आई, और क्या होगी, ये एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्रैक्ट होकर फिर हमारे आंखों में आएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, करेक्ट है। तो हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें तो बुड़बक है, बेवकूफ है, तो उनको लगेगा जहां से रोशनी आ रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो इस अगर रोशनी को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, एटमॉस्फेयर के प्रोजेक्ट पीछे तरफ करूं, तो मुझे लगेगा कि भाई सूरज तो यहां पर है। एग्जैक्टली वही फिनोमेना जिसके वजह से मुझे लग रहा था कि सन अस्त हो गया फिर भी दिख रहा है, सन उगा नहीं है फिर भी उग चुका है। क्यों? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम, every single thing we see in space appears to be at a higher position than they actually are, क्योंकि atmospheric refraction। सेम रीजन बेटा,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के सवाल बहुत आते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे मुझसे कि सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो सिलेबस में डिलीटेड है, कभी नहीं होता डिलीटेड में, और सिलेबस में एक्चुअली लिखा भी नहीं होता एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आप देखोगे इस साल के सिलेबस में भी लिखा नहीं है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, पिछले साल के भी नहीं था, आया था लेकिन सवाल है ना, तो आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। चलो, द लाइट फ्रॉम स्टार्स अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एज इट पासेस थ्रू लेयर्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बीइंग द की वर्ड हियर गाइस, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेंशन नहीं करोगे बाकी सारी कहानी लिख दोगे तो गलत जवाब नहीं देंगे आपको, ठीक है। द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल मेकिंग द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ, जो अगेन 4 साल 4 टाइम्स रिपीटेड है, 2007 में, 10 में, 13 में, 16 में, 3 साल में। और आई एम प्रीटी श्योर 19 में भी आया होगा और लिखा हुआ नहीं है ना। तो भाई व्हाई इज द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर, आपका डेंजर सिग्नल लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि वही कहानी हमारी अपनी कि लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसका, सॉरी स्कैटरिंग जो होता है उसका, रिफ्रैक्शन का भी सेम है ना इसलिए, जिसकी वजह से जो उसका स्कैटरिंग होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इन जनरल एक सिंपल से इक्वेशन याद करिएगा जो मैं लिखवाता हूं मेरे बच्चों को, वो ये है कि भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि भाई वेवलेंथ जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा और उसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम, ठीक है। इसको याद रखना, ये है आपका फिनोमेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलते जाओ बल्ले बल्ले ब्रो। तो ये हो गए हमारे 5 सवाल सबसे ज्यादा रिपीटेड, मतलब 4 टाइम्स रिपीटेड। अब आगे बढ़ते हैं टू 6th क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली लिखना कैसे आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाओ। रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड अमंग विजिबल कलर्स सो इट अंडरगोज द लीस्ट स्कैटरिंग, वही सेम बात है ना। दिस अलाउज इट टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड रिमेन विजिबल इवन इन फॉग और स्मोक मेकिंग इट आइडियल फॉर डेंजर सिग्नल्स। वो सेकंड लाइन लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, पहला लाइन बराबर लिख देना। ये लिखना जरूर कि वेवलेंथ लंबा है, इसके स्कैटरिंग उसकी सबसे कम होती है, ये लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हर जवाब का कीवर्ड्स भी बताते जा रहा हूं आपको, जो मेन कीवर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008, 11, 14, 17, अगेन 3 साल में रिपीटेड। द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसबायोपिया, हाउ इज इट करेक्टेड। प्रेसबायोपिया क्या होती है, कैसे करेक्शन होती है? प्रेसबायोपिया क्या होती है? जो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होती है उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया होती क्यों है, पहले आपको लिखना कि प्रेसबायोपिया क्या होती है। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। और यहां पर सवाल ये होना चाहिए कि भाई ये होती कैसे है, जब आपका सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है, सिलियरी मसल जो लेंस को पकड़ के रखती है, जब वो वीक हो जाता है उसके वजह से प्रेसबायोपिया होती है, ठीक है। ये लिखोगे, फिर लिखोगे हाउ इज इट करेक्टेड, कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग अ बाइफोकल लेंस। ये आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर देख लो जवाब कैसे। प्रेसबायोपिया इज एन एज रिलेटेड कंडीशन वेयर द आई लेंस लूजेस इलास्टिसिटी, इतना मत लिखो। रेड्यूसिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स, मत लिखो इसको, बिल्कुल जो मैंने बोला वो लिखिए कि प्रेसबायोपिया इज एन ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया which happens because of weakening of ciliary muscles, ये लिखना है, ये मत लिख देना, weakening of ciliary muscles लिखना, फिर बोलना it is corrected by using bifocal lens। बस 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 2 मार्क्स, खत्म बात। डायग्राम वायग्राम कुछ मत बनाओ, बनाओगे तो अच्छा है, टीचर इंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिपीटेड अगेन 3 इयर्स के गैप में, 2006, 9, 12 और 15, 6, 9, 12 और 15, 18 में भी था, 21 में भी था, अब शायद 24 में भी आ जाए। क्या सवाल है? डिफाइन द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए स्टैंडर्ड आता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ आवर आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। इस काबिलियत को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत कॉमन सवाल, इज द आईज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग डिस्टेंसेस, इतना बिल्कुल सब मत लिखना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, दैट्स इट, व्हिच मेक्स अस केपेबल टू सी नियर बाय एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स बोथ वेरी क्लियरली। इतना लिखोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में समझो क्या बोला मैंने, हमारे आंखों की ताकत जिसके वजह से हम अपने आंखों का फोकल लेंथ बदल सकते हैं ताकि हम नजदीक के और दूर की दोनों की चीजें आराम से देख सकें, इसे हम कहते हैं बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो 2008, 11, 14, 17 में आ गया है, विच इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो कैसे बनती है, 3 मार्क का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली भी आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। जो मेरे को लग रहा है कि जो ईयर्स लिखे हैं उसके बहुत बार ये रिपीटेड है, आया हुआ है। अब ऐसे समझो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ साल यहाँ पे दिखा दिया हमने, ऐसे समझ लो आप इसको, क्योंकि छोटा चैप्टर
कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। अभी तो 5 बार रिपीटेड 6 बार रिपीटेड आया नहीं है ना, आएगा, रुक जाओ, अभी 8वें सवाल पे आ गया ना, तो 5 बार रिपीटेड वाला सवाल आएगा। सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो कैसे बनती है आपको लिखना है, सिंपल 3 मार्क्स का है। तो पहले डायग्राम बनाओगे ऐसे, आप बोलोगे, और हमेशा रेनबो को ऐसे बनाना, कभी भी सर्कल मत बना देना, ठीक है, हमेशा ऐसे बनाना, और जो रोशनी है लाइट की उसको यहां ऊपर डालना। फिर आप बोलना ये है आपका पहला पॉइंट और इसके ऊपर लिख देना ये है व्हाइट लाइट, ठीक है। रे मत लिखना, रे से आपकी डिस्पर्शन नहीं होती है, तो व्हाइट लाइट लिखोगे। फिर आप बोलोगे एट फर्स्ट पॉइंट डिस्पर्शन टेक्स प्लेस। डिस्पर्शन क्या होती है, फिर आप लिखोगे द व्हाइट लाइट व्हाइल एंटरिंग द रेन ड्रॉप it disperses into its 7 prominent colors. How many? 7 prominent colors. ऐसे लिखोगे आप, सिंपल, ओके, लिख दिया। फिर यहां पर पहुंचने के बाद क्या होती है, यहां पर पहुंचने के बाद होती है आपकी सेकंड प्रोसेस विच इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ मुझे पता है आपको डाउट होगा सर इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखे या टोटल लिखे, ठीक है, आप इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 10 सेब है, अगर आपने 10 के 10 सेब मुझे दे दे तो मैं बोलूंगा कि टोटल एप्पल्स वॉट एवर यू हैड, ऑल द एप्पल्स यू गिव इट टू मी, सारे के सारे आपने दे दिए, करेक्ट है। 5 दोगे तो आप बोलोगे अच्छा कुछ एप्पल्स मुझे दिए। तो वैसे ही अगर सारी की सारी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आप बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं होती तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात खत्म। तो यहां पर क्या होगा, सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट करके यहां पर पहुंच जाएगी, यस, ओके। फिर क्या होगा यहां पर, यहां से दोबारा रिफ्रैक्शन होने के बाद बाहर आ जाएगी, बस, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट पे होती है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर रेन ड्रॉप टू एयर इट रिफ्रैक्ट्स, बात खत्म। डायग्राम के साथ बनाओगे और डायग्राम पेंसिल से बनाओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क का सवाल आता है ये, 2 मार्क का भी नहीं, 3 मार्क का आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल, गेटिंग टू दी 5 मोस्ट रिपीटेड पार्ट वेरी क्विकली। आ जाइए, क्या है भाई, 10, 13, 16, 19 3 साल में रिपीटेड अगेन सवाल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। अब देखो ये सवाल जो है ये 20 में भी आ जाता, 21 में भी आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आपके कोविड की वजह से डिलीटेड टॉपिक थी, बट 2 साल पहले उसने कम बैक कर दिया है, 2022 के बाद उसने कम बैक कर लिया है। तो 2022 में भी आया, 23 में भी आएगा, इस साल भी आपको आएगा, ये सवाल आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है ना। तो हमारे कौन कौन से पार्ट से बेटा एक बार थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेंगे। डायग्राम में बना लेता हूं जल्दी से। तो आप क्या करोगे, जल्दी से डायग्राम बनाओगे, ठीक है। आप इसके लिए सब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। यू क्विकली मेक ये शेप, लेंस बना दिया, लेंस को पकड़ने के लिए कुछ सिलरी मसल बना दी, ठीक है। इसके सामने एक और डिस्क बना दिया, डिस्क के बीच में एक ऐसे होल बना दिया, ठीक है। और यहां पर एक, बस यहीं पे छोड़ देना, कुछ और मत करना, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। इसके बाद फिर आप लेबल कर दोगे। ये बल्ज पार्ट क्या है बेटा, कॉर्निया है, आप जानते हो। ये होल क्या था, ये थी प्यूपिल। प्यूपिल किस में होता है, आइरिस पे, तो वो डिस्क हो गया आइरिस। ये क्या है, लेंस है। लेंस को कौन पकड़ के रखा हुआ है, सिलरी मसल है ना, सिलरी मसल। और लेंस लाइट किस पे फोकस करेगा, रेटिना पे, बात खत्म। आपको एक्वेस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर ये सब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बात खत्म। आपका आपने देखा होगा 1 मिनट मैंने डायग्राम बनाया, और इतना बना दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता आपके मार्क्स, इतना बना दो बस। डन है, सॉर्टेड है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। फंक्शन क्या होगी भाई, कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, 95 मेजॉरिटी ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एट कॉर्निया। कॉर्निया के बाद लाइट अंदर जाती है आइरिस पे। आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू योर आई विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल, क्योंकि प्यूपिल वो होल होती है जिसके अंदर से लाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है। फिर पहुंच गई आपके लेंस पर। लेंस क्या करती है, लेंस आपके लाइट को रेटिना पे फोकस करती है। रेटिना क्या करती है, रेटिना इज द स्क्रीन विच हैज सेंसर्स विच डिटेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ द लाइट। और जो डेटा सेंस की गई है उससे क्या होगा, उससे आपकी सारी जो डेटा सेंस की है, उस सारी की सारी डेटा आपके कहां से भाई, आपके ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाएगी, बात खत्म हो गई, पूरे मार्क्स, ठीक है। चलो जो हमने बोला हुआ है सब यहां पर लिखा हुआ है, सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल पर आ चुके हैं, 6, 10, 14 और 18, यानी 4 साल में रिपीट हुए सवाल। यानी कि भाई ये पैटर्न समझ रहे हो ना आप। तो बेस्ट बात क्या होगी, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को रिवाइज करते हो तो बेस्ट चीज होती है। क्यों, हर 3 साल में रिपीट होने वाले सवाल, हर 2 साल में रिपीट होने वाले सवाल, हर 4 साल में रिपीट होने वाले सवाल, हर 5 साल में रिपीट होने वाले सवाल, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं फिर अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करते हो तो। और हम तो आपको पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज करा रहे हैं,
समझ रहे हो आप? तो कितना आसान जाने वाला आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। और मैंने लाइट के भी इसमें कहा था 17 मोस्ट रिपीटेड सेशन में कि भाई सवालों को देखकर हंसना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवाया हुआ है, वही आया हुआ है। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने हमारा ह्यूमन आई का वन शॉट नहीं देखा है तो भाई गलती कर दी आपने। आप ह्यूमन आई चैप्टर का वन शॉट देखिए, उसमें मैंने इसमें आए हुए हर एक सवाल को बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे ने उस दौरान उसको नोट कर दिया था ना, तो बेटा ये सबसे आसान सेशन लगता है आपको। तो ह्यूमन आई का वन शॉट और बाकी सारे वन शॉट्स के प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, व्हाट हैपेंस इफ इट शिफ्ट्स क्लोजर, है ना। फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इंफिनिटी, हम जानते हैं सबसे ज्यादा दूर हम देख सकते हैं इंफिनिटी पे। और अगर वो नजदीक आ जाए तो क्या होगा, अगर इंफिनिटी तक हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके कम देख पा रहे हैं, यानी कि भाई हमारी आंखों में मायोपिया है, हमें दूर की दृष्टि नहीं है, हमारे पास मायोपिया है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, फार पॉइंट, द फारदेस्ट डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली by the eye, for a normal eye it is infinity. If the far point shifts closer, the person suffers from myopia, also called as short sightedness, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल होगा, 4 बार रिपीटेड का, फिर 5 बार रिपीटेड आएगा। 2008, 12, 16 और 20 अगेन 4 साल में रिपीटेड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिलियरी मसल्स इन द ह्यूमन आई, ये हम जानते हैं, है ना। सिलियरी मसल्स changes the shape of the lens according to the object distance to focus the light on the retina, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे बदलती जाती है, सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस को बड़ा छोटा करती जाती है। अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो आपका लेंस लंबा हो जाता है, ताकि आप दूर की चीजें देख सको। अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस भी चपटा हो जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि आप नजदीक की चीजें देख सको, ठीक है। ये करती है आपके सिलियरी मसल्स, मेरे ख्याल से ये लिखा होगा यहाँ पर बढ़िया से, हाँ। टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स द मसल्स रिलैक्स एंड द लेंस बिकम्स थिन, टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम्स थिक, ये लिखना है, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब आने वाली है 5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस। 11 सवाल हो चुके हैं 4 टाइम्स रिपीटेड। 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, 15th, 16th, 5 सवाल आएंगे अभी 5 टाइम्स रिपीटेड। जो आखिरी 17th क्वेश्चन होगा वो होगा 6 टाइम रिपीटेड पिछले 10 साल में। आ जाओ, 7, 11, 14, 17, 23। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, स्टेट द कॉजेस एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिया ये होती है जब इंसान नजदीक का नहीं देख पाता है, दूर का देख पाता है। स्टेट द कॉजेस, किस वजह से होती है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। How it can be corrected, by using convex lens। इतना लिखोगे प्रॉपर 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम इसका डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे, ठीक है। डायग्राम क्या है यहाँ पर बेटा, आप जल्दी से एक ऐसे आंख बना लोगे और एक और बना लोगे ऐसे, सेम टू सेम, ठीक है। ये हो गया लेंस, बस लेंस बनाओ, कुछ और बनाओ। जब नजदीक के किसी ऑब्जेक्ट की रोशनी आती है, रेटिना के पीछे कन्वर्ज होता है लाइट, फॉर द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ये बोलना है, ठीक है। इसके सामने हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे फोकस करेगा। ये बना दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखना क्या एग्जैक्टली वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड। इट इज कॉज्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, इनसफिशिएंट कर्वेचर ऑफ द लाइंस आई लेंस और लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। बात खत्म भाई, रोक दो, उसके आगे नहीं, यही रोक, ठीक है। पूरे मार्क्स मिल गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। 5 टाइम्स रिपीटेड 2009, 12, 15, 18, 23। क्या है भाई, व्हाट इज मायोपिया, स्टेट द कॉज एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। आप सोचोगे सर 23 में दोनों सवाल आए थे। हाँ बेटा, एक सेट में हाइपरमेट्रोपिया, एक सेट में मायोपिया, बात खत्म, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया जब आपको दूर की चीजें दिखती नहीं दिखती है, नजदीक की दिख जाती हैं। कॉजेस क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। हाउ इट कैन बी करेक्टेड, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। जो आपने हाइपरमेट्रोपिया में लिखा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पे लिखना होता है, ठीक है। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इसमें भी पहले हम आप लोगों के लिए डायग्राम बना देंगे ऐसा बढ़िया सा, ठीक है। बना दे डायग्राम। ये हो गया आपका लेंस, बना दिया हमने। फिर आप बोलोगे भाई मेरी रोशनी कहां से आ रही है, रोशनी देखो यहाँ पे दूर से आती है, नजदीक से नहीं। तो ये रोशनी आई और क्या होगा, रेटिना के सामने कन्वर्ज हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होती है आपके मायोपिया में, ठीक है। अब सामने कन्वर्ज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर बना देंगे हमारा प्यारा सा एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस बना दिया तो क्या करेगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आपको डाइवर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस आपको
डाइवर्ज करेगा और क्या करेगा, फिर ये आपके रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। बोलो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो यहां पर भाई मायोपिया इज अ डिफेक्ट वेयर पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। बात खत्म, ठीक है। मजा आ गया बच्चों, चलो बल्ले बल्ले बोलते जाओ, क्योंकि अब हम आ रहे हैं सेशन के एंड में आते जा रहे हैं। 7, 10, 13, 16 और 19 3 साल में रिपीटेड। कम ऑन पीपल, व्हाट कॉजेस द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इतनी बार आ चुका है ना, मां कसम आपको पढ़ के ही जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो क्यों होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमने देख लिया था, क्योंकि ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब लाइट आपके आंखों तक पहुंचती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए, एज योर लाइट पासेस थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट इज रिफ्रैक्टेड मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज कॉजिंग द स्टार्स brightness to fluctuate leading to a twinkling effect। बस ये लिखना, ये बीच वाला लाइन से मत लिखो, ठीक है। जब स्टार्स की रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचती है एटमॉस्फेयर में, बार बार रिफ्रैक्ट करने के बाद आपके आंखों में कभी कोई और इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि 10% पहुंचती है, कभी 20, कभी 30, तो वो इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, जिसके वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट दिखाई देता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल बेटा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग 100 पीवाईक्यूज करने हैं पूरे के पूरे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, यानी कि 300 सवाल साइंस से सबसे ज्यादा रिपीटेड, फिर मैथ के 100 सवाल, हिंदी ए एंड बी दोनों के 100 सवाल, आपके इंग्लिश के 100 सवाल, आपके एसएसटी के 100 सवाल, आपके आईटीसीए के 100 सवाल, तो बेटा 800 सवाल का भंडार हमने बनाया हुआ है, खजाना बनाया हुआ है अपने पिछले 15 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाकर, सारे रेफरेंस बुक, रेलेवेंट रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को उठाकर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को उठाकर, इन सब को मिलाकर हमने भंडार बनाया हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीस में इन अ क्विज फॉर्मेट विद डिटेल सॉल्यूशंस अवेलेबल है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ। कहां मिलेगा ये? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहला लिंक होगा योद्धा टेस्ट सीरीज, क्लिक करिए और सिर्फ 49 रुपीस में ले जाइए। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें एडिशनल, 49 रुपीस की बात है, आप जाइए लेकर जाइए, क्योंकि इसके में तो हम इतना भी लेस खा जाते हैं भाई, बस का खर्चा हो जाता है इतने का, है ना। बस ये 49 रुपीस करिए ताकि आपका फ्यूचर और आपका एजुकेशन टॉप नॉच रहे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने खुद ये सवाल चुने हैं, है ना। चलिए जाइए, और अगर आप योद्धा बन जाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है, कि आर यू अ योद्धा और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। 6, 9, 12, 15, 18 3 साल में वेरिएशन। व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? स्काई ब्लू क्यों अपीयर करती है? क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिर बताना कि कैसे होती है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं आपको। तो ये आपका हुआ अर्थ, ये हुआ सूरज, सूरज एटमॉस्फेयर, और ये आप क्या होता है, जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर पे आती है तो क्या होने लगती है? स्कैटरिंग होने लगता है। और स्कैटरिंग पहले कौन से में होती है? जिनकी रोशनी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ आप देखोगे विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायलेट की होगी, क्योंकि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ तो कम स्कैटरिंग, ठीक है। तो वायलेट कलर की लाइट जो है वो स्कैटर करके आपके एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इंडिगो जो है वो घुल जाती है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद ब्लू लाइट जो है वो पूरी की पूरी घुल के नहीं, घुलने से पहले आपके आंखों तक पहुंच जाती है और हमें दिखाई देती है कि भाई अच्छा स्काई ब्लू है। और जब तक ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड स्कैटर होना शुरू होते हैं तब तक शाम हो जाती है। और शाम को तो थोड़ा बहुत आपको दिखता ही होगा ना कि जो आसमान है थोड़ा सा रेडिश दिखता ही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों टू द 16th क्वेश्चन। अब रहा आपके साथ, अच्छा लिखना कैसे बता देता हूं मैं। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सबसे पहला लाइन वही होगा। बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, ब्लू लाइट हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स मेकिंग द स्काई ब्लू। बस 2 मार्क का पूरा सवाल आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पीपल। 8, 11, 14, 17 और 20 3 साल में रिपीटेड अगेन। डिफाइन द पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट्स। पावर क्या होती है? पावर का सबसे पहला डेफिनेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सेकंड डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड एज पावर। ऐसा यूनिट क्या होता है भाई आपके पावर का? डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहां पे फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, लिखोगे तो भाई पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स
एंड द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू 1/f एंड द SI यूनिट इज डायोप्टर। अब वो मौका आ चुका है जब हमें देखना है हमारे आखिरी सवाल की तरफ, 6 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 6 टाइम्स रिपीटेड सवाल, 6 बार रिपीट जो हुआ है पिछले 15 सालों में, 10 से 15 सालों में 6 बार रिपीट हुआ है। कौन सा सवाल? एनी गेसेस? ह्यूमन आई से कौन सा सवाल होगा? एनी गेसेस? अब तक कोई सवाल मैंने एक बार भी नहीं दिया है, लेकिन जब आपने वन शॉट किया था मैंने बताया था कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुझे वन शॉट के टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हो, यू नो दिस, बताओ, या तो एक गेस मारो, बाकी जगह पे देखा होगा ना, पढ़ा होगा आपने, तो गेस मारो क्या सवाल होगा ये। दिस क्वेश्चन इज नथिंग एल्स बट पीपल 8, 11, 14, 17, 20, 23, 3 साल में, पिछले 15 साल से आते हुए द क्वेश्चन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, व्हाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। डिस्पर्शन क्यों होती है? डिस्पर्शन इसलिए होती है क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ का, लाइट का हर कलर की वेवलेंथ का स्पीड अलग होता है और उन सारे स्पीड्स का रिफ्रैक्शन अलग होता है। यही लिखना है हमें, है ना, कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो आपका कम रिफ्रैक्शन, वायलेट का कम वेवलेंथ कम स्पीड तो ज्यादा रिफ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एक प्रिज्म बना देंगे यहां पर, फिर ये रोशनी डालेंगे और बोलेंगे, ठीक है, ओ सॉरी, ये रोशनी डालेंगे और बोलेंगे कि भाई ये रहा रेड, ये बाकी 7 कलर हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आप बोलोगे ये वायलेट है, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप बोलोगे भाई देखो रोशनी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वो डिस्पर्स हो गई, वो रिफ्रैक्ट हो गई। देखो लाल कलर सबसे कम रिफ्रैक्ट हुई है, वायलेट सबसे ज्यादा हुई है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, तो यही हमें लिखना भी होता है इन फैक्ट कि डिस्पर्शन ऑकर्स व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म एंड स्प्लिट्स इनटू इट्स कांस्टेंट कलर्स कॉल्ड एज विबग्योर। दिस हैपेंस बिकॉज़ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इन द प्रिज्म मटेरियल। बात खत्म, यहीं पे रोक देते हैं, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मजा आया बच्चों? और कितने बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। 100 कमेंट्स चाहिए मुझे इस सेशन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक और छोटा सरप्राइज आप लोगों के लिए, अगर आपने योद्धा टेस्ट सीरीज ले लिया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप ये प्री बोर्ड का टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए। अगर आपने प्री बोर्ड का नहीं किया है लेकिन कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ले लीजिए, क्योंकि इसमें एडिशनल 500 सवाल है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें आपको 49 रुपीज भी नहीं देना है। तो कुल मिलाकर योद्धा और प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज को मिलाकर आप 1300 सवाल आपका बन सकता है। और ये प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज जहां से आप योद्धा लोगे ना, जैसे आप योद्धा ले लेते हो, योद्धा लेने से पहले लॉगिन करना होता है, योद्धा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लॉगिन कर लोगे तो आपको वहीं पे कोर्सेज का सेक्शन आएगा वेबसाइट पे, कोर्सेज पे क्लिक करो, वहां पर आपको प्री बोर्ड का टेस्ट सीरीज मिलेगा और फ्री लिखा होगा तो फ्री में कर लो। अगर आप ऐप पे हो रैंक प्लस के ऑलरेडी तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा गिफ्ट ऑप्शन के अंदर, कि फ्री ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज। तो जाकर ले लीजिए बेटा। 1300 सवाल क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हम मेरे को देखने में मिला कि 90% लोगों ने अपना सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या कर रहे हो बेटा, कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, फोड़ते रहो। पीस।